नमस्कार, संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं भारत के ही नहीं विश्व के सबसे बड़े हृदय सर्जन डॉक्टर नरेश त्रेहान। डॉक्टर नरेश त्रेहान का परिचय देना लगभग वैसा ही है जैसे सूरज को दीपक दिखाया जाए। उन्हें कौन नहीं जानता। पूरे विश्व के मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टर नरेश त्रेहान का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। लखनऊ के मेडिकल कॉलेज से उन्होंने एमबीबीएस किया, अमेरिका में बरसों तक प्रैक्टिस की। उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के आग्रह पर वो भारत आए। भारत में उन्होंने एस्कॉर्ट ग्रुप के साथ काम शुरू किया। फिर बाद में उन्होंने अपना खुद का मेदांता ग्रुप के हॉस्पिटल शुरू किए जो देश भर में कई जगह काम करते हैं। गुड़गांव में मुख्य रूप से है। डॉक्टर नरेश त्रेहान उसके चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर त्रेहान जो अब तक 75,000 से ज़्यादा ओपन हार्ट सर्जरी कर चुके हैं, बाईपास कर चुके हैं, इस सबसे बड़ी बात यह है कि वे देश के स्वास्थ्य को लेकर, देश के वातावरण को लेकर और राष्ट्र में क्या सुविधाएं होना चाहिए एक आम आदमी के लिए, उसको लेकर सोचते हैं। जितने बड़े वे डॉक्टर हैं उससे कई बड़े वे इंसान हैं। डॉक्टर त्रेहान, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर त्रेहान, जैसे कि मैं कह रहा था कि आपने बहुत सारी सर्जरीज़ की हैं, लेकिन आज आपके इंदौर आने का प्रयोजन बहुत बड़ा है। आप उन बच्चों की सर्जरी करने के लिए इंदौर आए हैं जो बहुत गरीब परिवार से आते हैं, जो झुग्गियों में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, गंदी बस्तियों में रहते हैं, लेकिन उनके दिल में छेद है, उनके दिल की कोई बीमारी है और कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि वे किसी मामूली से डॉक्टर को दिखा पाएंगे। और आज उनके लिए कितना बड़ा दिन है कि वो बच्चे डॉक्टर नरेश त्रेहान को अपने बीमारी दिखा पाएंगे। आपको कैसा महसूस हो रहा है इतना बड़ा काम करते हुए? ये तो आप देखेंगे कि हमें एहसास है कि जिन बच्चों को हृदय रोग है, एक तो उनमें से कई बड़े भी नहीं हो सकेंगे, उनकी लाइफ चली जाएगी। दूसरा, बहुत सारे होंगे जो उनकी उम्र तो बनेगी पर वो सारी ज़िंदगी अपाहिज रहेंगे। तो यही नहीं कि उनकी अपनी लाइफ मिजरेबल हो जाती है, वो अपनी फैमिली के ऊपर बोझ बन के सारी ज़िंदगी रहते हैं। ये हम रोज़ देखते हैं। तो ये मैं एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट करूंगा स्टेट गवर्नमेंट को जी। बाल हृदय संरक्षण योजना, यहाँ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, उसके अंडर ये है। पर सर मैं आपको रोक रहा हूँ कि तो आप इतना बड़ा नाम, इतनी व्यस्तता आपकी रहती है, दुनिया भर के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, आपको विश्व भर से काम करना होता है। उस दौरान जब मध्य प्रदेश सरकार ने आपसे आग्रह किया कि गरीब बच्चों के लिए आपके लिए समय निकालना है, तो आपको कठिन नहीं लगा? नहीं, इससे बड़ी खुशी नहीं है। आप ये देखो ना कि अगर जो हमारा डॉक्टर का जहन क्या है, यही तो जहन है, होना चाहिए एटलीस्ट कि अगर किरदार यही होना चाहिए। नहीं, जहन में हमारे क्या, हम निकले थे सेवा करने के लिए। अब ऊपर वाले ने बहुत हमें मतलब ये स्किल दी है, रिकग्निशन दी है, फाइनेंशियली भी ठीक किया है, तो हमें तो सोसाइटी को वापस देना ही देना है। और अगर जो हम पिछड़े हुए लोगों को नहीं देंगे तो फिर लाइफ अधूरी है। मेरा विचार है ये। तो इसलिए जब जैसे ही बात हुई तो मैंने तो कहा कि जो इंदौर हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव पूरे 25 साल से मेरे साथ है, बहुत अकम्पलिश्ड हार्ट सर्जन है। वो बच्चों का ऑपरेशन बहुत बढ़िया कर लेगा, हम भी सपोर्ट देंगे पूरी, मैं भी आऊँगा। तो ये हमें खुशी है कि जो, क्योंकि इसमें हमें तो लॉस होगा पर वो उस लॉस की भी खुशी है। और मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे हमारी दिल में, हमारी ज़िंदगी में एक स्पेशल, उनके लिए एक स्पेस होनी चाहिए, क्योंकि वो उसका क्या कसूर है। वो गरीब खानदान में पैदा हुआ, उस बच्चे का क्या कसूर है। अगर जो हम ही उस जो कुछ कर सकते हैं ना करें तो फिर तो लाइफ का मीनिंग ही नहीं है। तो इसलिए आपका जो अस्पताल है मेदांता, नो डाउट वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और मेदांता खुलने के बाद लोगों को विदेश जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ सब हो जाता है। पर फिर भी जो इंदौर में आप आए हैं, तो अभी हम लोग इंदौर के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप वैसे ही अस्पताल जैसा गुड़गांव में वैसा इंदौर में शुरू करें। उसमें क्या देरी आ रही है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो क्यों नहीं हो पा रहा? ऐसा है कि हम ज़मीन ढूंढ रहे थे।
अब जैसे वो नया कॉरिडोर बन रहा है वहाँ पे सुपर गवर्नमेंट ने, कॉरिडोर। हाँ सुपर कॉरिडोर में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा हमें ऑफर भी दिया है करने का। और हमने कहा कि क्योंकि वो एरिया भी डेवलप नहीं हुआ है, हॉस्पिटल तक पहुंचने वाले जिसको हमारी स्पेशलिटीज़ क्या हैं? हमारी स्पेशलिटीज़ हैं हृदय रोग, लीवर, न्यूरोलॉजी, न्यूरो साइंसेस, किडनी, लिवर, ट्रॉमा, बोन एंड जॉइंट। सो मेरा ये प्रयास है कि अगर जो हॉस्पिटल दूर होता है, हटके होता है, और वहाँ हार्ट अटैक के विक्टिम को पहुँचने में 10-15 मिनट लग जाते हैं, 20 मिनट लग जाते हैं, तो इतने में तो काम बिगड़ जाएगा। इसीलिए मैंने ये मैं अभी भी इसीलिए हमने ये हॉस्पिटल अभी ले लिया। और इसमें हमने लिमिटेड फैसिलिटीज़ दी हैं कि 150 बेड का हॉस्पिटल है, सारा आधुनिक उसमें टेक्नोलॉजी है, पर हार्ट और न्यूरो साइंसेज और ऑर्थोपेडिक्स पे पूरा वही क्वालिटी जो दिल्ली में है वो यहाँ हमने दी है। पर बाकी सब चीज़ें अभी आप शुरू नहीं कर पाए, इसलिए मैं वो- कह रहा था कि वो सारी सुविधा है। उसका जो है वो लैंड है, उसके ऊपर भी चर्चा चल रही है। वो क्लियर हो जाएगा तो फिर बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे 500 क्या बेड मध्य का। प्रदेश सरकार का सहयोग मिल रहा है? पूरा सहयोग ही नहीं, इनकरेजमेंट मिल रहा है कि सीएम और उनके जो ऑफिसर्स हैं वो हर बार यही कहते हैं कि जल्दी से जल्दी पूरा ऐसे जो 500 बेड का हमने बनाने की बात करी है उसको जल्दी से जल्दी बनाएं। अच्छा, उसमें टाइम लगना था, ये अपॉर्चुनिटी आ गई, हमने कहा यहाँ एक पैर तो रख ले, अंडरस्टैंड कर ले, डिजीज़ पैटर्न कर ले। अब हिम्मत आगे बढ़ गई कि डॉक्टर अच्छे मिल गए, डॉक्टर सिस्टम चलने शुरू हो गए, तो अब ये जल्द में ही दूसरा कार्यक्रम शुरू करेंगे। डॉक्टर त्रिहान, आपने अमेरिका में बहुत साल काम किया और बहुत बड़े डॉक्टरों के साथ भी काम किया और बहुत अमेरिका में नाम था। फिर ऐसी क्या वजह हुई, इसकी कहानी मैं जानना चाहूँगा। क्या आप भारत आए? वो फिर पीछे जाएं, जो मैं जहन की बात कर रहा था जी। कि मैं किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज में पढ़ा, लखनऊ में बहुत अच्छी एजुकेशन थी, बहुत पेशेंट्स थे। हमारे सामने पेशेंट थे हृदय रोग के, जिनका माइट्रल वाल्व बंद हो गया या हार्ट अटैक हो रहा है, उनकी जान हमारे सामने निकल जाती थी, पर हमें पता था क्या करना है, पर हम कर नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास साधन नहीं थे करने के। तो एक डॉक्टर के नाते होते जो सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन यही थी मेरे में कि क्या आपको किस पता तरीके है, के लेकिन आप डॉक्टर हैं, बचा हम नहीं कर पा नहीं रहे? सकते कुछ। तो इसी को देखते हुए मैं इसी से शुरू हुई बात अमेरिका जाने की, कि अमेरिका में ऑलरेडी ट्रीटमेंट शुरू हो गया था, तो यही लक्ष्य लेके गए कि वहाँ सीख के आएंगे। वहाँ कौन थे आपके गुरु जिनसे आपने सीखा? डॉक्टर फ्रैंक स्पेंसर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में थे, न्यूयॉर्क में, जो दुनिया का सबसे बढ़िया टीचर माना जाता है। अब ये किस्मत की बात है, ये भी मैं कहूँ कि हुनर मेरा नहीं है इतना, जितना किस्मत ने साथ दिया कि उनके साथ ऐसा संपर्क हुआ किसी बात पे कि वो जो जॉब 300 लोगों में से एक जॉब मिलनी थी, वो जॉब मुझे मिली। वो आपकी काबिलियत है। आप भले इसको किस्मत कह रहे हैं, लेकिन मैं इसको आपकी काबिलियत और आपकी योग्यता कहूँगा। स्पेंसर, डॉक्टर स्पेंसर ने कुछ तो देखा होगा आप में। हाँ, अच्छा चलो, वो जो देखा सो देखा, पर काबिलियत तो बाद में आई कि जब वो 34 डॉक्टर थे, हम इकट्ठे शुरू हुए फर्स्ट ईयर में, और सिर्फ दो ने हार्ट सर्जन बनना था, एक ने प्रोफेसर बनना था। वो तब जो जोर लगाया हमने दिन रात कि अमेरिकन को पीछे छोड़ना है, तो वो जो मैं एक ही वही था जो वहाँ प्रोफेसर बना। और फिर आपने उनके साथ हार्ट के ओपन सर्जरीज और वो सब फिर प्रैक्टिस करी मैंने 11 साल। जी। 11 साल लग गए हिंदुस्तान वापस आते हुए। फिर हिंदुस्तान वापस आने की कहानी क्या है? क्या श्रीमती इंदिरा गांधी का उसमें क्या रोल रहा आपको वापस इंडिया लाने में? तो ऐसा था कि एक दिन कई अटैम्प्ट हुए पर कोई हॉस्पिटल ठीक मिला नहीं। एक दिन न्यूयॉर्क में टेलीफोन आया मुझे, मिस्टर रमेश भंडारी होते थे फॉरेन सेक्रेटरी। जी, बाद में यूपी के राज्यपाल भी बने। हाँ, सही बात बोलते हैं। तो रमेश भंडारी जी ने फ़ोन किया कि नरेश, दिल्ली जाना है ऑपरेशन करने, कोई बहुत सीनियर बंदा, उसका ऑपरेशन वहीं करना है। कोई मिस्टर सिंह थे जो इंदिरा गांधी के बहुत नज़दीकी थे। हाँ, वो चलो मैं बताता हूँ। फिर क्या हुआ कि मैं वहाँ से आया, इधर पहुँचा तो उनको बिस्तरे से नीचे उतार के उनको गंगा जल और तुलसी उलसी डाल रहे थे। तो मैंने देखा, ये भी देखो कि अमेरिका से आए हम और यहाँ पहुँच के
लेट हो गया है लगता है, पर फिर भी जो डॉक्टर वहाँ इंचार्ज थे, डॉक्टर खलीलुल्लाह, उनको मैंने पूछा पेसमेकर है, उन्होंने बोला हाँ। तो पेसमेकर लगाया तो आहिस्ते आहिस्ते उनका हार्ट पंपिंग वापस आ गया और वो उठ गया। फिर हम उसको, फिर मैं अमेरिका ले गए, हम वहाँ जाके उसका बाईपास किया, वो आ गया वापस। उसके जब गए थे उसका हार्ट फंक्शन 20% था, मतलब नॉर्मली 65% होता है। तो मतलब वो आप मन्नासा नहीं ले गए उनको? हाँ, लगभग। मतलब वो तो अब इंदिरा गांधी जी को क्या पता था कि वो ऊपर ही चला गया है, जी। क्योंकि वो बात तो हो गई थी कि उसकी हालत खराब हो गई। हाँ, गंगा जल डाल दिया है हाँ, मुंह में। राइट। जी जी। तो वो मतलब, तो फिर उसको जब वो वापस आया, मिलने उनको, इंदिरा जी को, तो उन्होंने तो बोला कि मैंने तो सोचा आप चले गए। तो कहता नहीं, मेरा तो डॉक्टर साहब आए थे, ऐसे गए तो वो बचा लिया, मैं ऑपरेशन हो गया, मैं वापस आ गया हूँ, अब मैं ठीक हूँ। तो उन्होंने बोला कि जब डॉक्टर त्रेहान को बुलाओ वापस, उनको बोलो मैं मिलना चाहती हूँ। तो फिर उसने मुझे चिट्ठी लिखी। उस ज़माने में वो इस सेल फोन वगैरह नहीं होते थे, मेल वगैरह नहीं होते, या तो ट्रंक कॉल होती थी जो वो क्या बुक कहते करके हैं, लगवानी पड़ती थी। हाँ, वो एक्सप्रेस या पता नहीं क्या क्या कहते थे उसको। तो वो उसने मुझे चिट्ठी लिखी। तो फिर मैं आया, मैं मिला, तो वहाँ से बात शुरू हुई। उन्होंने बोला कि आपको हिंदुस्तान वापस लाना है और जो आपको चाहिए, वो हमें ज़मीन चाहिए थी, ज़मीन का उन्होंने ऑर्डर और किया। एस्कॉर्ट के साथ फिर आप? हाँ, मिस्टर नंदा के साथ? हरि नंदा होते थे जी। जो चेयरमैन होते थे, वो बहुत उम्दा आदमी थे। उनके साथ मिलके ये प्रोजेक्ट बनाया गया और वहाँ से कायम किया। 88 में मैं वापस आया। फिर सर मैं जी, आप कुछ फिर आप वो जर्नी जो थी वो कंप्लीट हो गई हार्ट के मामले में। फिर उसके बाद मैदानता की कहानी शुरू हुई। सर, ये जो आप जिस जहन की बात कर रहे थे कि आप भारत आए, एक जज्बे के साथ आए कि यहाँ के लोगों के लिए काम करना है, आपने बहुत उम्दा काम किया, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दूसरा दो राय नहीं हो सकती। पर आज भी इस देश का जो कॉमन मैन है, जो गरीब आदमी है, वो उस वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम है जो आप अमेरिका में देखकर आए हैं, जो आप अपने पेशेंट्स को यहाँ पर देते हैं। आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, आपकी सारी जगह बात सुनी जाती है, प्रधानमंत्री से आपकी सीधी बातचीत होती है, आप कोई बात कहेंगे तो पूरा देश उस बात को मानता है। आप ऐसा कोई प्लान क्यों नहीं बनाते हैं सरकार के साथ मिलकर, जिसमें बहुत छोटा आदमी जो है, आम आदमी है, कॉमन मैन है, वो भी वही सुविधा उपलब्ध प्राप्त कर सके जो इस देश का मंत्री या प्रधानमंत्री प्राप्त करता है? जो आप विश कहते हैं वो ऑलरेडी अकम्प्लिश हो गई और प्रधानमंत्री के साथ ही हुई है ये बात। ये हमने प्रधानमंत्री जी को ये भेजा, एक मतलब कि यूनिवर्सल एक्सेस कैसे हो सकता है हर एक बंदे के लिए। उसमें ये हमने लिखा था कि ये RSBY जो है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, वो 30,000 की होती थी। वो 30,000 में ऑपरेशन वगैरह नहीं हो सकते, प्राइवेट हॉस्पिटल कितना पैसा नुकसान कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट गई थी कि इसको बढ़ा दिया जाए कि हर एक आदमी को पहुंचा जाए। तो हमने तो 60,000 और बोला था कि 2 लाख का कवर देना चाहिए। उन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर एक बड़ी अच्छी स्कीम निकाली, जिसमें हर एक बंदा जो BPL में है, मतलब 40 करोड़, 4 करोड़ बंदा तो BPL, उनकी फैमिली में ला के 20 करोड़ 25 करोड़ होगा, गरीबी की रेखा के नीचे, राइट। उनको हर एक को 1 लाख रुपए की रिस्क कवर पर साल मेडिकल इंश्योरेंस है। उसमें हमने प्रधानमंत्री जी को ये भी विश्वास दिलाया कि प्राइवेट हॉस्पिटल इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हो गया, अभी अनाउंस हो गई, पर उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मुझे बताया गया गवर्नमेंट मिनिस्टर्स ने कि ये 1 अप्रैल से होगी, क्योंकि उसको जैसे आधार कार्ड से लिंक करना है, इंडिपेंडेंट करना, वो सब चल रहा है, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसके बाद लोगों को बेहतर सुविधाएं, बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा? हमारे पास कहीं भी आ सकते हैं, मैदानता यहाँ आ सकते हैं, मैदानता दिल्ली आ सकते हैं। ये तो हमने अंडरटेकिंग दी है गवर्नमेंट को कि हम 1 लाख में, चाहे थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा हॉस्पिटल का, पर ये खुशी जरूर होगी कि उनको ये यूनिवर्सल एक्सेस आज आ गया है। आपने पूरी दुनिया भर में काम किया है, आप देख क्या भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो आज भी प्राइवेट सेक्टर के भरोसे चल रहे हैं। तो और प्राइवेट सेक्टर में पैसा है चाहिए, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, चाहे वो एजुकेशन का सवाल हो, चाहे वो हेल्थ का सवाल हो।
तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आम आदमी, गरीब आदमी सरकार के तौर पर जो सरकारी दवाखाने हैं उसमें ऐसी सुविधाएं बने? नहीं, ये एक्चुअली गलत है। जो हमारे जैसी कंट्री और एडवांस कंट्रीज जिनमें पॉपुलेशन बड़ी है, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में भी मोस्टली जो हेल्थ केयर है वो प्राइवेट में है। इंश्योरेंस के ज़रिए लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपने देखा थाईलैंड है, मैक्सिको है, ये हमारी जैसी कंट्रीज़ हैं। इन्होंने क्या किया है कि जो बेसिक हेल्थ केयर है वो तो गवर्नमेंट देती है, जिसको टर्शरी हेल्थ केयर चाहिए वो उसका हेल्थ कार्ड से, जो इंश्योरेंस, जैसे ये हो गया अपना RSBY की बात कर रहा हूँ, या जो नई वो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम निकली है प्राइम मिनिस्टर की, उसके ज़रिए सबको ये उपलब्ध हो जाएगी टर्शरी केयर में। टर्शरी केयर में गवर्नमेंट के लिए क्या लिमिटेशन है? करने को तो गवर्नमेंट ने कुछ किए भी हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बना, ये बना, वो बना, पर उसको चलाने के लिए एक तो बहुत कॉस्टली होता है, दूसरा स्टाफ जो है वो चाहिए होता है उस तरीके का। और आज के दिन में क्योंकि प्राइवेट में और हर एक की एस्पिरेशन जो बहुत बड़ा सर्जन बन जाए, 25 साल लगाएं, जिसने उसको 1 लाख रुपए में उसको तकलीफ़ हो रही है, वो बाहर जाके ज़्यादा मतलब अपनी फीस ले सकता है, तो उनको रिटेंशन भी मुश्किल है। और इतनी गवर्नमेंट को हज़ारों करोड़ रुपए लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब प्राइवेट में ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, सिर्फ एक प्री नेगोशिएटेड रेट पे। सर ऐसी कोई योजना बन सकती है? जैसे मैं इंदौर का उदाहरण दूं, इंदौर का MI अस्पताल है, बहुत बड़ा अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है इंदौर का, बहुत नामी डॉक्टर्स निकले हैं, आप उनमें से कई को जानते भी होंगे, आप मित्र भी होंगे उनमें से कई लोग। आप जैसे डॉक्टर्स जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं, वो इस अस्पताल के साथ एक कोलैबोरेशन हो जाए, मौके आने पर यहाँ भी अपनी सेवाएं दें समय पे। ये भी बात हो रही है कि विजिटिंग में हम अपनी वॉलंटियर कर रहे हैं सर्विसेज फॉर मेडिकल कॉलेजेस। अब ये बना है, अभी ये नई चीज़ें जो इस गवर्नमेंट के साथ बनी है, जो उसमें चर्चा चल रही थी 4 सालों से, पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी, वो आपकी सरकार, मोदी जी की सरकार ने एक उसको एक्सेलरेट कर दिया है। PPP मॉडल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को एक मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट किया जाएगा प्राइवेट प्रोवाइडर्स की हेल्प से, और वहाँ पे टीचिंग हम लोग करेंगे अब वॉलंटरी बेसिस पे। क्योंकि आज के दिन कोई 45,000 स्टूडेंट्स निकलते हैं, हिंदुस्तान को 1 लाख स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, और आप देखते हैं कि कितने हमारे छात्र फ्रस्ट्रेट होकर बाहर चले जाते हैं। सर हमारे यहाँ तो मध्य प्रदेश में जो 45,000 स्टूडेंट्स में से जो भी निकलते हैं, उसमें से व्यापम के कारण बहुत सारे फर्जी डॉक्टर निकले हैं। आपको पता होगा व्यापम घोटाला हुआ मध्य प्रदेश में, फर्जी डॉक्टर बनाए गए, सॉल्वर ला के बिठा ले गए, PMT के पेपर आउट्स हुए, पूरे के पूरे एक नकल का रैकेट चला, और इस तरह के नकली डॉक्टर्स हमारे यहाँ बनाए गए कि अब तो डॉक्टर के जाने के पहले हमको ये पूछना पड़ता है कि आप किस सन के पहले के डॉक्टर हैं या किस ईयर के बाद के डॉक्टर। अच्छा, नहीं, ये तो देखो सारी हिंदुस्तान में करना है। व्यापम घोटाले के बारे में आपको कुछ जानकारी है? कोई डिटेल नहीं मुझे पता, पर सुना, मैंने पढ़ा है कि वो जो हुआ था कुछ, कि स्टूडेंट्स की मतलब कोई बैक एंट्री हुई थी या कुछ हुई थी, सॉल्वर्स वगैरह बिठा दिए गए थे नकल के माध्यम से, और मैनेज करके फर्जी एडमिशन। ये हमारे को इससे बहुत चिंता है, चिंता तो है ही इस बात की। आपको लगता है कि मेडिकल प्रोफेशन बदनाम होगा इन सब चीज़ों से? देखो ये बातें, इस पे रोज़ हम चिंता करते हैं इस बात पे कि क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स, कि डॉक्टर कितना एथिकल है, कि उसको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो पेशेंट को जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना टेस्ट एक्स्ट्रा करना चाहिए, ना ऑपरेशन एक्स्ट्रा करना चाहिए, ना स्टेंट ऐसा लगाना चाहिए कि भाई मुझे आता है मैं लगा देता हूँ, पेशेंट को ज़रूरत है कि नहीं। तो ये हमें रीओरिएंट करना है मेडिसिन को, कि सबसे बड़ी बात यह है कि 90% डॉक्टर्स अभी भी ठीक है। पर क्या इस तरह गड़बड़ियाँ होती हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? क्या डॉक्टर अनावश्यक टेस्ट करवाते हैं? देखो 90% तो ठीक है, अब आप खुद ही बोल रहे हो कि क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स का क्या पता है, वो जाके क्या करते हैं, कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, वो ठीक नहीं है। तो हमें, हमारे इंदौर में तो ये कल्चर है कि आप डॉक्टर के पास गए कि उसने पहले आपको 10 टेस्ट लिखे। देखो अब ऐसे करना ठीक नहीं है। मैंने ये बोला कि 90% डॉक्टर अभी भी ठीक है। डॉक्टर मेरा ख्याल
कोई जान के नुकसान नहीं करता पेशेंट का। ये प्रोफेशनलिज्म जो आ रहा है, जो पैसे की चाह बढ़ रही है, तो देखो ये हम इस पे हम लेक्चर देते हैं। इस पे हम लेक्चर ये देते हैं कि अगर जो एक डॉक्टर पेशेंट को अच्छी तरह से ट्रीट करेगा और वहाँ से वो सेटिस्फाइड जाएगा और उसको ऐसा लगेगा कि ये डॉक्टर ने मुझे ऑनेस्टली ट्रीट किया है, वो 10 पेशेंट और लेके आएगा, क्योंकि उससे उसके मुंह से रुकेगी नहीं बात। बहुत कन्विंसिंग होगी, बहुत होगी। वो तो इतना खुश जाएगा कि मेरे को, वो किसी को भी देखेगा तकलीफ में कहेगा उसके पास चलो। तो डॉक्टर को फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से लाने हैं पेशेंट। डॉक्टर को सिर्फ ये फिक्र करनी है कि मैं जो मेरे सामने पेशेंट बैठा है उसको कैसे ठीक करूं मैं अच्छी तरह से। बहुत बड़े डॉक्टर होने के नाते कहीं आपको ये लगता है कि डॉक्टरी के पेशे में, जिसको कहा जाता है कि भगवान के बाद दूसरा रूप है, अब इस पेशे में पैसे की चाह इतनी बढ़ गई है, प्रोफेशनलिज्म इतना बढ़ गया है, या अब इस पेशे में, इस पवित्र नोबल पेशे में भी धंधेबाजी आ गई है? देखो ऐसा है कि एक तो आप ये बोलेंगे कि हर एक चीज़ जो है एक्सेलरेट हो गई। अच्छा, जो मैं अपनी कहानी बता रहा था कि वो 10 लाएगा, और अभी जो आज मैं पहुंचा हूँ जहाँ भी पहुंचा हूँ, तो मेरे को मेडिकल कॉलेज मैंने 1968 में ख़त्म किया था। तो आप हिसाब लगाओ, आज 50 साल होने वाले हैं। ये लंबा रोड है, पर इतना सेटिस्फाइंग रोड है और इतना रिवॉर्डिंग रोड है, लगातार परिश्रम मांगता है। पर अपनी पेशेंस रखनी है। ये बोलो कि मैं 2 साल में ही करोड़ों रुपए बना लूँ, उसमें गलती कर जाता है आदमी। पर ये हमारा एनवायरनमेंट जो है ना, नरेश त्रेहान को महान नरेश त्रेहान बनने में 50 साल लग गए। हाँ बिल्कुल ऐसा लगता है। अगर जो आप ठीक पाथ पे चलना चाहते हो तो टाइम लगेगा, पर आप पहुंचोगे, इज्जत से पहुंचोगे, फाइनेंशियली भी अच्छा पहुंचोगे, और आप लोगों की अपनी इनर जो अपनी वो है रिस्पेक्ट है वो रहेगी। क्योंकि जितना भी आदमी पैसा कमा ले, चोरी से कमाएगा, तो उसको अपनी रिस्पेक्ट देखना, उसके बच्चे उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इंदौर में लगातार अंगदान हो रहा है। हाँ। लोग अपने आर्गन्स डोनेट कर रहे हैं, और यहाँ कमिश्नर संजय दुबे ने बहुत अच्छा काम किया। सही बात, सही बात। और भारत में दूसरे नंबर पे चेन्नई के बाद हमारा शहर इंदौर आ गया। लेकिन हमारे हार्ट भी ट्रांसप्लांट हुआ आपके गुड़गांव में, मेदांता में। चूँकि अब आप इंदौर के भी हैं, मैं तो अधिकार समझता हूँ, आप इंदौर के भी हैं, इंदौर में आपका इंस्टीट्यूट है, तो मैं तो आपको इंदौर का मानता हूँ। क्या आप मेदांता में यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर सकते कि यहीं पर हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाए, हमारे यहाँ का बंदा हार्ट दे, हमारे यहाँ के ही मरीज को लग जाए इंदौर में? थोड़ा मेरा संकीर्ण, या मुझे आप स्वार्थी कह सकते हैं, सेल्फिश कह सकते हैं कि मैं इंदौर की बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इंदौरियन होने के नाते लगता है कि मेरे यहाँ के बंदे का हार्ट मेरे यहाँ के किसी बंदे को लग जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आज ऐसा दिन है कि आपने 3 बातें करी और तीनों बातों को हमने ऑलरेडी कर दिया। तो आपकी जो इच्छा है, आपकी जो अंदरूनी फीलिंग है, इंदौर निवासी नहीं, मध्य प्रदेश निवासी के लिए ऑलरेडी हमने परमिशन अप्लाई कर दी और इंस्पेक्शन भी हो गया है हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए यहाँ पे। तो जल्द में ही हार्ट ट्रांसप्लांट यहाँ शुरू होने वाला है। जल्द में ही यहाँ पे जो अभी तो शुरू ही हो रहा है आज बच्चों के लिए, तो आज कार्यक्रम भी शुरू हो रहा है। सो आप जो बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे मैदानता पूरे बनना चाहिए, उसका कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। सो ये तीनों चीज़ें हो रही हैं। पर सबसे पहले आज बच्चों का प्रोग्राम है, हार्ट ट्रांसप्लांट जल्दी से जल्दी, किडनी ट्रांसप्लांट भी, लिवर ट्रांसप्लांट भी यहाँ शुरू कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी उसकी इंस्पेक्शन भी होगी, मेरा ख्याल उसकी परमिशन आने वाली होगी या आ गई होगी अभी। जैसे ही वो आता है, हम ये जो ऑर्गन आप डोनेशन कह रहे हो, इसका इस्तेमाल यही होगा। सर, जैसे कि आप कह रहे थे कि आप लेक्चर देते हैं, और इंदौर में या दूसरी जगह पे भी जो नए बच्चे या नए डॉक्टर्स आ रहे हैं, इनको क्या ध्येय रखना चाहिए? इनके सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो चुनौती ये है कि ये बहुत महंगी चीज़ें हो गई हैं, उपकरण बहुत महंगे हो गए हैं, अस्पताल खोलना बहुत महंगा हो गया है। अब क्लिनिक खोलने जाओ तो बहुत मुश्किल से क्लिनिक मिलता है, बहुत महंगा क्लिनिक मिलता है। तो इनके सामने एक चुनौती तो ये रहती है कि ये खूब पैसा कमाएं ताकि वो इस्टेब्लिश हो सकें, बड़ी कार हो सके। और दूसरा चुनौती और ध्येय ये है कि नाम कमाएं, लोगों के काम करें, सेवा करें, जिस जेहन की बात आप कर रहे थे, जिस नोबल प्रोफेशन के कारण में होता है। अब इस दोनों के बीच में
नया लड़का जो यंग डॉक्टर है पैसा कमाए कि नाम कमाए, इस बीच का रास्ता क्या हो सकता है? आपने कैसे, आपके सामने भी चुनौती रही होगी शुरुआत में, आपने इस चुनौती से कैसे पार पाया कि आपने नाम भी कमाया, नामा भी कमाया और लोगों की सेवा भी की? देखो ऐसा है कि 3 चीज़ें करनी पड़ती हैं एक डॉक्टर को सक्सेसफुल होने के लिए। सबसे पहले तो डॉक्टर को अपने आप को नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी स्किल डेवलप करनी है कि वो अपने पेशेंट की सेवा वर्ल्ड लेवल के ऊपर कर सके। अगर जो वो शॉर्टकट करके पूरी सीखा ही नहीं तो वो कभी कुछ नहीं बन सकेगा, मतलब सच से। तो एक तो डॉक्टर के लिए पूरी नॉलेज और पूरी स्किल बहुत ज़रूरी है। दूसरी, अगर जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं, आप ये कहो कि जो भी पेशेंट आपको मिलता है उसको ये सोचो कि ये मेरी फैमिली का मेंबर है, मेरा भाई बहन, मदर फादर कज़न मामा। अगर जो आप हर पेशेंट को अपने रिलेटिव की नज़र से देखोगे तो आप दिल से उसका पूरा जो सही इलाज होगा वो करोगे। तीसरा, थोड़ा धैर्य चाहिए, पेशेंस। हाँ, पेशेंस चाहिए कि जैसे मैं देखता हूँ मेरे यंग ट्रेनीज हैं, मेरे यंग ट्रेनीज जिनके अंदर आग है कि मैं बहुत अच्छा डॉक्टर बनूंगा और मैं पूरी सेवा करूंगा, उनकी ऑलरेडी प्रैक्टिस चल गई है, उनको ऑलरेडी लोग आते हैं मिलने, लाते हैं पेशेंट लाते हैं उनके लिए। तो ये कोई लंबी वेट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमारी पढ़ाई लंबी है, 2-3 साल लग जाते हैं अपने आप को इस्टेब्लिश करने में, पर फिर वो 2-3 साल आपके नेक्स्ट 60 साल के लिए काम आएंगे। पर विश्वास पेशेंट का लेना सबसे ज़रूरी है। पेशेंट को ऐसा ना लगे या कोई काम ऐसा मत आप करो जिसमें उसका आपके ऊपर से विश्वास उठ जाए, क्योंकि जिस दिन वो विश्वास उठना शुरू हुआ फिर तो वो बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है। सर, अमेरिका में बहुत पैसा है डॉक्टर्स के पेशे में, और मुझे लगता है, ये मेरा अपना आकलन है, कि आपने अमेरिका में जितना पैसा आप साल भर में कमाते होंगे उतना शायद आपने हिंदुस्तान आने के बाद नहीं कमाया होगा। लेकिन फिर भी क्या अंतर है दोनों देशों के बीच में, स्वास्थ्य सेवाओं में या डॉक्टर के एटीट्यूड्स में या डॉक्टर के उसमें प्रोफेशन वे में, क्या अंतर आप महसूस करते हैं दोनों जगह में? देखो, एक तो ये बात सोचनी चाहिए कि पैसा में 2 गुण हैं। एक तो वो आपको कुछ चीज़ों की जिसकी ज़रूरत है उसके काम आएगा, बच्चों की पढ़ाई है, आपने ट्रैवल करना है, घर ठीक रखना है, कोई ठीक ठाक खा सकते हो। उसके बाद आपको ये एहसास, दूसरा गुण है कि ना आप पैसे को खा सकते हो ना साथ ले जा सकते हो। तो मैं 2 बात कहता हूँ आपको। एक है कि हुनर पूरा होना चाहिए, जिसको स्किल कहते हैं, नॉलेज और स्किल। आप अपनी फील्ड में टॉप बनिए, नंबर 1 बनिए, ठीक है। दूसरा, एम्बिशन पूरी होनी चाहिए। एम्बिशन बुरी चीज़ नहीं है मेरी किताब में। उसके बाद एक लाल लाइन आ जाती है, लक्ष्मण रेखा आ जाती है। उसको पार करोगे तो ग्रीड, जिसको लालच आ गया वो मर गया। सो अगर जो हम लक्ष्मण रेखा के इस तरफ रहेंगे तो ये यकीनन है कि आप सक्सेसफुल डॉक्टर होंगे। जिस दिन आपने वो लक्ष्मण रेखा पार की तो फिर आपकी जो घड़ी शुरू हो जाती है कि किसी न किसी दिन बदनामी, ट्रैप, किसी से दिन आपका कोई नुकसान होगा। सर, जो भारत के सरकारी अस्पताल हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती, डॉक्टर समय पे नहीं मिल पाते, आते नहीं, आते हैं तो प्राइवेट प्रैक्टिस में लगे रहते हैं, जो दयनीय दशा है भारत के सरकारी अस्पताल, वो कभी आप देखते हैं, आप तक बातें पहुंचती हैं तो आपको कैसा फील होता है? देखो, अब एक जने को तो ब्लेम करना नहीं चाहिए, सिर्फ डॉक्टर्स का कसूर नहीं है, सिस्टम की बात कर ये रहा हूं। सिस्टम का कसूर है। कैसे कि सुधरेगा आप सिस्टम? ये बोलोगे कि एक डॉक्टर जो 5 साल तो MBBS करेगा, उसके बाद 8 साल लगेंगे उसको स्पेशलिस्ट बनने में, उसके 13 बाद साल हो गए। आप उसको गवर्नमेंट में 50-60 हज़ार रुपया दोगे तनख्वाह, तो वो कैसे जिंदा रहेगा, कैसे अपनी बीवी और बच्चों को पालेगा? उसका ये भी तो सोचना चाहिए कि आप वो BA पास करके अगर जो लग गया होता तो 8 साल में उसकी कहीं तो ऑफिसर पहुंच जाता वो। तो हमारे लिए, डॉक्टर्स के लिए, वो स्पेशल जो
कंसिडरेशन है वो ये जो 8 और 5 13 साल 14 साल की जो उसने परिश्रम किया है उसकी तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए उसको। तभी ये हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहें थोड़ी बेटर हैं, फैसिलिटीज़ थोड़ी बेटर हैं, इसीलिए डॉक्टर्स जाना चाहते हैं। डॉक्टर इसलिए भी वहाँ काम नहीं करना चाहते कि साधन नहीं है, जज्बा। जैसा आपने कहा कि आपके सामने जब आप लखनऊ में थे, आपके सामने मरीज दम तोड़ता था, आपको पता था कैसे बचाया जा सकता है, पर साधन नहीं थे। ये फ्रस्ट्रेशन, ये सब बातें हैं। मैं ये तो बोल रहा हूँ कि एक चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते आप। ये ब्लेम जो है ये सिस्टम का है, और सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है। बाय द वे मैं ये भी कहूँगा कि उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये जो इंश्योरेंस के जो हैं प्रॉब्लम्स, ये स्ट्रीमलाइन हो जाएं, हिंदुस्तान के पेशेंट्स को काफ़ी सुविधा मिल जाएगी, डॉक्टरों की डिमांड बढ़ जाएगी, डॉक्टरों की पे और ये सब चीज़ें भी बढ़ जाएंगी। क्यों सर प्रतिभा ड्रेन होती, क्यों ब्रेन ड्रेन होता है? हमारे यहाँ बड़े डॉक्टर्स होते हैं, नरेश त्रिहान लखनऊ से निकलते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। ठीक है, आप आ गए, वापस भी तो आ गए। तो ठीक है, आप आ गए, देश के प्रधानमंत्री ने आपसे रिक्वेस्ट किया, आप आ गए, लेकिन कई नरेश त्रिहान होंगे जो अमेरिका में है, जो वापस नहीं, ये सही बात है आपकी। पहली बात तो आप ये देखो, मेरे से आप एडवाइस मांगता है कोई डॉक्टर, तो मैं ये कहता हूँ कि पढ़ो यहाँ पे, और मौका लगे तो ज़रूर बाहर होके आओ 2-4-5 साल, क्योंकि ये एक्सपोजर जो है आपकी थिंकिंग बदल देता है। आपकी जो डेप्थ से जिससे आप सोचते हो, जिससे आप पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हो, बिल्कुल बदल जाता है जहन में। अच्छा, हमारे यहाँ कई अच्छे सेंटर बन गए अब, जो अमेरिका से भी कम्पीट करते हैं, उनको तो हम सिखा सकते हैं, उनके पास हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। मैं जानता हूँ उसमें से एक आप सिखाते ही आते ही लोग, हमारे जैसे और भी बहुत हैं, विदेशों से लोग आपके इलाज कराने आते हैं। सो अब ये है कि ये अब फैसिलिटीज़ बनने से लोग वापस आ रहे हैं। अगर जो साल में 10 आते थे, अब साल में 100 शुरू हो गए हैं, और आने वाले टाइम में मुझे विश्वास है कि ये तादाद रिटर्न करने वालों की बढ़ती जाएगी, क्योंकि आज डेवलप हुआ। मेरा अभी बेसिक सवाल अभी बाकी कि प्रतिभा ड्रेन, ये ब्रेन ड्रेन क्यों होता है, क्यों लोग चले जाते हैं? नहीं देखो, पहली बात तो आप देखो कि 3000 डॉक्टर जाते हैं बाहर, ठीक है। राजीव गांधी ने कहा जिस दिन एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट खुला, जिस दिन उसकी इनॉग्रेशन थी, कि मैं नहीं ये मानता कि ये ब्रेन ड्रेन है, मैं ये मानता हूँ कि ये हमारी डिपॉजिटरी है, कि हमने उनको डिपॉजिट कर रखा है अमेरिका में, और हमने पहला विड्रॉल डॉक्टर त्रिहन लिया है, और अगर जो हम फैसिलिटीज़ बनाएंगे तो और भी विड्रॉल होंगे। ये उसने बहुत 1-2 सेंटेंस में ये बात कह दी कि जिस दिन हिंदुस्तान में वो फैसिलिटीज़ डेवलप होंगी जो होनी चाहिए, जिसमें वो जैसे आप कह रहे हो कि साधन हो, और उसको वो प्रैक्टिस कर से अपना प्रोफेशन, उसी से जैसे ये बढ़ती जा रही हैं वैसे लोग वापस आते जा रहे हैं। सर, जितनी मेरी आपसे बातचीत हुई है, मुझे लगता है कि आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं। कई संवेदनशील बातें आपको, डॉक्टर को होना भी चाहिए इमोशनल। अगर डॉक्टर इमोशनल नहीं होगा तो वो डॉक्टर की पेशे में नहीं आ पाएगा। पर कभी आपको ऐसी उम्मीद लगती है कि भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की वैसी स्थिति होगी जैसी अमेरिका में है, गरीब से गरीब आदमी को भी बेहतर से बेहतर इलाज मिलेगा, किसी के भी दिल में तकलीफ हो जाएगी तो डॉक्टर त्रिहान उसके लिए मौजूद रहेगा? कभी लगता है आपको इससे दिन भारत में आएगा? कभी आपको एक रियलिटी समझनी पड़ेगी कि आज के दिन अमेरिका $3 ट्रिलियन खर्चता है हेल्थ केयर के लिए। हम तो कुछ भी नहीं खर्च करते उसकी तुलना में। सुन हमारे जीडीपी का डबल है, और वो 350 मिलियन लोगों को, मतलब 35 करोड़ लोगों को हेल्थ केयर पूरी नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो ये तो हमें ख्वाब भी नहीं आना चाहिए कि हम जिस तरीके की मेडिसिन आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हर एक सिटीज़न को उपलब्ध होगी। इसीलिए मेदांता बनाया गया। मेदांता का लक्ष्य क्या था? मेदांता मैंने सोचा बनाए जिसमें आज के दिन में जो दुनिया में बेस्ट ट्रीटमेंट है, बेस्ट टेक्नोलॉजी है, सब कुछ करी जाए, सबसे आधुनिक ट्रीटमेंट हो, पर साथ साथ रिसर्च शुरू हो जिसके अंदर ट्रेडिशनल मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा भी मिलाई जाए, कि हम नई मेडिसिन बनाए जो हिंदुस्तान के लिए हो, और हमारे जैसे और जो 300 करोड़ बंदे हमारे आसपास हैं जिनको हेल्थ केयर नहीं मिल रहा, उनके लिए भी ये अप्लाई होगा। तो अगर जो लॉन्ग टर्म सोचोगे तो हमें नई नई थेरेपीज बनानी है जिसकी कॉस्ट आधी होगी, इफेक्टिवनेस। मेदांता काम कर रहा है उस दिशा में? उसी तो, हाँ, वहीं तो रिसर्च चल रही है। अब हम
सब ट्रेडिशनल मेडिसिन को मिला रहे हैं। और 2 दिन पहले ही चाइनीज़ मेडिसिन में जो एक्यूपंक्चर बहुत बढ़िया चीज़ होती है, उसके ऊपर हमारा अग्रीमेंट हो गया है कि लीडिंग चाइनीज़ यूनिवर्सिटी से हमारे बंदे सीख के आएंगे पूरी एक्यूपंक्चर, क्योंकि कई बीमारियां हैं जिनके लिए हमें नई नई औषधियाँ, नए नए ट्रीटमेंट्स निकाल सकते हैं, जिससे खर्चा कम होगा, तकलीफ़ कम होगी और हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, मेरी ज़िंदगी में हो ना हो, पर आने वाले 5, 10, 15, 20 इंदौर साल में में जो मैदान सुपर स्पेशलिटी बनना है, वो क्या उम्मीद करते हैं आप, कब तक हो जाना चाहिए उसको? मेरे को लगता है कि 3 साल 4 साल लग जाएंगे ख़त्म होने में। शुरू करने में 1 साल लगेगा एटलीस्ट। ये मतलब पूरे 4 से 5 साल अभी हैं। 3 साल तो लग ही जाते हैं बनाने में। अभी मुझे लगता है कि क्योंकि मेरे और प्रोजेक्ट्स बहुत शुरू हो गए हैं। कहाँ जा रहे हैं आप अभी? लखनऊ, पटना, नोएडा, ये 3 तो अभी चालू हैं। रांची में आपको बताया हमने ले लिया, उसको रिफर्बिश कर रहे हैं। इंदौर आ ही गया है। अब नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी में प्रोग्राम है और इंदौर में जो बड़ा हॉस्पिटल का नेक्स्ट। मतलब मकसद ये है कि उस राज्य का मरीज उस राज्य में ही रहे और वो यही मेरा लक्ष्य है कि क्यों क्या होता है, उसका कोई ना कोई जान पहचान वाला है इधर, उसके पास आके रह सकता है, अपनी स्टेट है, अपनी उसकी पहचान है। अब वो बॉम्बे जाएगा, दिल्ली जाएगा, हैदराबाद जाएगा, खर्चा है, जाने का वहाँ खर्चा डर भी लगता है। अगर आप और मैं भी जाएंगे कोई नई सिटी में तो डर लगता है कि आप अपने वल्नरेबल स्टेट में पहुँचे तो वहाँ अजीब सी जगहें हैं, डबल खर्चा भी है। तो इसीलिए इसको आने वाले टाइम में एक व्यक्ति को अगर जो सारी सुविधाएं अपनी स्टेट में मिल जाएं तो वो सबसे अच्छा मेडिकल होगा। होम्योपैथ, आपने कहा कि आयुर्वेद के बारे में आप बात कर रहे हैं, चीन की एक्यूप्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं, एक्यूपंक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, क्या होम्योपैथी पर भी कुछ रिसर्च चल आपके यहाँ से हो रहा है? होम्योपैथी को लगा तो रखा है, पर मुझे उस पर रिसर्च करना बड़ा मुश्किल है। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि होम्योपैथी में वो कहते हैं कि एक ड्रॉप मेडिसिन हम एक टब पानी में डालें, उसमें उसकी आयोनाइजेशन हो जाएगी सारे पानी की एक ड्रॉप से, और वो औषधि बन गई। तो उसको मेजर कैसे किया जाए? उसमें मेरे को पूरा बिलीव है कि होम्योपैथी की जो फॉर्मुलेशंस हैं उसके अंदर ज़रूर एबिलिटी है, और उसको हम आहिस्ते आहिस्ते चल रहे हैं, पर उसका बेसिक रिसर्च करना बड़ा मुश्किल है। उसका क्लिनिकल ट्रायल्स में पता लगेगा। पर मैं बताऊं आपको, जैसे आयुर्वेदा में हमने देखा है कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में बहुत बढ़िया काम है। जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं उनकी रिकवरी डबल फास्ट हो जाती है। जो कैंसर के पेशेंट्स हैं जिनको हम रेडिएशन देते हैं, उनको हम प्री ट्रीट करते हैं आयुर्वेदिक कंकॉक्शन से। उनको फिर जब रेडिएशन मिलता है तो उनके जो म्यूकस है वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता। नहीं तो अगर जो आप देखोगे जिसको रेडिएशन कैंसर के लिए मिलता है, आप आयुर्वेद इस्तेमाल करने लगे अपने? हाँ, ऑलरेडी वो सारा डेटा अक्यूमुलेट, तो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी कई स्टेज एडवांस स्टेज में है अभी। तो हमारा तो पूरा कोलैबोरेशन है। चलिए डॉक्टर साहब, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, लेकिन ऐसा क्या कर रहे हैं कि कई और नरेश त्रेहान पैदा हो जाएं, बन जाएं? मैं मानता हूं कि ईश्वर एक व्यक्ति बनाता है, उसके बाद उसका साँचा तोड़ देता है, लेकिन डॉक्टर नरेश त्रेहान बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ा नाम है, और देश हमेशा चाहेगा कि देश में एक नहीं कई नरेश त्रेहान हो जो देश की सेवा करें। तो ऐसा क्या आप कर रहे हैं कि कई नरेश त्रेहान हो जाए? देखो, ऐसा एक तो नरेश त्रेहान की बात तो नहीं है। ये बात ये है कि डेडिकेटेड अपने प्रोफेशन में कई लोग हैं, बने भी हुए हैं, कई लोग हैं ऐसी बात नहीं है। पर क्या मैं चाहूँगा कि मेरी जैसी लाइफ सबकी हो? ये क्योंकि इसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। क्या सैक्रिफाइस? मैंने सैक्रिफाइस जो किया है वो मैंने अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं मुझे मिला जब वो बच्चे बड़े हो रहे थे, वो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। बहुत इस मुकाम तक पहुंचने के लिए शॉर्ट चेंज करना पड़ता है अपने, बहुत कीमत चुकाई है आपने। हाँ, वो पर अब मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी टाइम उनके साथ निकाल सकूँ और निकालूँ, पर वो गिल्ट मेरे साथ रहेगी कि मैंने अपनी फैमिली, मेरी वाइफ और बच्चों को टाइम नहीं दिया। तो अगर जो मैं फिर शुरुआत करूँगा तो किसी तरह उसको थोड़ा प्रोपोर्शन में रखूँगा। पर यह है कि पर आप नए बच्चे तैयार कर रहे हैं जो आप तक ना पहुँच पाएंगे, उस लेवल तक तो नहीं पहुँचेंगे, हमसे आगे चलेंगे, ऐसी क्या बात है। आज के बच्चे जो हैं उनका हुनर जो है हमारे से बहुत अच्छा है।
अब उनको नॉलेज और प्रैक्टिस वो मैं आपके इस बड़प्पन को सैल्यूट करता हूं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर त्रेहान, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों से बात की। आप देख रहे थे डॉक्टर त्रेहान की विनम्रता को, उनकी सज्जनता को, कि वो कह रहे हैं कि आने वाली जनरेशन उनसे भी कहीं बड़ी डॉक्टर बनेगी। लेकिन डॉक्टर त्रेहान ने एक बहुत बड़ी बात कही, जो एक बड़ा इंसान कह सकता है, बड़ा डॉक्टर कह सकता है, कि जेहन में सेवा का भाव रखना चाहिए हर डॉक्टर को। जिस दिन किसी डॉक्टर के जेहन में ग्रीड, लोभ या लालच आ जाएगा, उस दिन वो ख़त्म हो जाएगा। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा सिटी न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।